हिमाचल के लड़के का आतंकी कनेक्शन, काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने किया अरेस्ट। पाकिस्तानी ग्रेनेड से हुआ था चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस पर हमला, फर्जी नंबर की बाइक से आए थे। हमला करने वाले अभी तक है फरार, तो फिर किस आधार पर हुई है इन सब की गिरफ्तारी? चंडीगढ़ के बीचों बीच हुए बीजेपी दफ्तर पर ग्रेनेड हमले में हिमाचल के एक युवक समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी युवकों का पाकिस्तान के आतंकी संगठन से नेटवर्क जुड़ा हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ ही एक ऐसी कहानी सामने रखी है जो हिमाचल से होते हुए पंजाब और सीधे अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक पहुंचती है। पुर्तगाल और जर्मनी तक के कनेक्शन सामने आए हैं और जांच में पाया गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अब सवाल यह है कि इस हमले के पीछे की क्या वजह थी, किसके इशारे पर गिरफ्तार हुए इन 5 युवकों ने हमला किया और हिमाचल का युवक इस गैंग का हिस्सा कैसे बना? पुर्तगाल, जर्मनी और पाकिस्तान का नाम कैसे सामने आया और ये नेटवर्क भारत में कैसे काम कर रहा था और पुलिस को अब तक जांच में क्या क्या हाथ लगा है? इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देंगे, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो 1 अप्रैल 2026 को शाम के करीब 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। 2 युवक बाइक पर आते हैं और चलती बाइक से ही एक ग्रेनेड दफ्तर की तरफ फेंकते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां से फरार हो जाते हैं और पूरी घटना एक CCTV में रिकॉर्ड हो जाती है। वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिलता। हमले के 1.5 घंटे के भीतर खालिस्तान समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली और इसे गुरदासपुर एनकाउंटर में मारे गए युवक का बदला बताया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो ये साफ होता है कि ये कोई लोकल गैंग का काम नहीं था। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और चंडीगढ़ पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चलाती है और फिर मिलती है पहली बड़ी सफलता। 5 युवकों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस युवकों से पूछताछ करती है और सामने आता है कि इस हमले के पीछे ISI का हाथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नेटवर्क को सीधे पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं किया जा रहा था, बल्कि इसे कंट्रोल किया जा रहा था यूरोप से। पुर्तगाल और जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर इस पूरे मॉड्यूल को निर्देश दे रहे थे, यानी प्लानिंग विदेश में हुई और हथियार पाकिस्तान के इस्तेमाल हुए और हमला भारत में लोकल युवकों के जरिए हुआ। इस मॉडल को कहा जाता है कटआउट और सब मॉड्यूल नेटवर्क। इसका मतलब है जो व्यक्ति हमला करता है उसे यह पता नहीं होता कि असली मास्टरमाइंड कौन है। जो व्यक्ति हथियार देता है वो भी सिर्फ एक कड़ी होता है और जो ऊपर बैठा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। यानी अगर एक लिंक टूट भी जाए तो पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता। यही वजह है कि हर गिरफ्तारी के बाद भी नए हमले सामने आ जाते हैं और मास्टरमाइंड को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जिससे ये हमला किया गया था। जांच में सामने आया कि जो हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ वो पाकिस्तान से भेजी गई उसी खेप का हिस्सा था जो पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ी गई थी। यानी बड़ी खेप तो पकड़ ली गई, लेकिन कुछ हथियार सिस्टम से बच निकले और अब वही हथियार पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ISI लगातार सीमा पार से ऐसे हथियार भेज रही है और लोकल नेटवर्क के जरिए उन्हें एक्टिव कर रही है। वहीं बात करें गिरफ्तार आरोपियों की तो इसमें हिमाचल के रोहड़ू के रहने वाले रूबल चौहान के साथ बलविंदर लाल उर्फ शमी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इन सभी की भूमिका अलग अलग थी। किसी ने लॉजिस्टिक्स संभाल रखा था तो किसी ने रेकी की और किसी ने नेटवर्क को जोड़ने का काम किया। पुलिस ने इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर की जिगाना पिस्तल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और आरोपी अभी तक पंजाब पुलिस के रिमांड में हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। हमला करने वाले 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी खोज में जुटी हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी पुर्तगाल और जर्मनी में स्थित विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहे थे। पुर्तगाल स्थित हैंडलर के निर्देश पर आरोपियों ने हमले को अंजाम देने के लिए आपसी तालमेल बनाया। हमले के लिए जर्मनी व पुर्तगाल से ही ऑर्डर मिले थे।
इस केस में आर्म एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामला एसएसओसी मोहाली में दर्ज है और केंद्रीय एजेंसियां भी अब इस जांच में शामिल हो चुकी है। आने वाले दिनों में एनआईए जैसी एजेंसियों की एंट्री भी संभव है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। और अगर इस पूरे पैटर्न को देखें तो ये कोई नई घटना नहीं है। 2022 में मोहाली में आरपीजी अटैक, फिर पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमला, धार्मिक स्थलों को निशाना और अब राजनीतिक दफ्तर, यानी टारगेट बदल रहे हैं लेकिन रणनीति वही है, लोगों में डर फैलाना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहां लोकल युवकों को टारगेट किया जा रहा है, जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें इस नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। अब उम्मीद है कि इस बड़े नेटवर्क से जुड़े मास्टरमाइंड को पुलिस जल्द खोजेगी, क्योंकि जब तक मास्टरमाइंड विदेश में बैठे हैं और लोकल नेटवर्क एक्टिव है तब तक खतरा खत्म नहीं हुआ है। बाकी आप दर्शकों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।